हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कुमार कॉन्सेप्ट पे, जिसमें आज हम लोग भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं, जैसे मूल अधिकार। पिछली क्लास में मैंने सभी मूल अधिकार को ये बताया था, लेकिन यहाँ पे मूल अधिकार की विशेषता और मूल अधिकार को मैं कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट इसको समझाऊंगा। फिर इससे एक एक मौलिक अधिकार को मैं विस्तारित रूप से पढ़ाते हुए चलूंगा, जिससे आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी और कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पीसीएस, आरओ उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की जो भी एग्जाम होने वाले हैं, ये इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। और यहाँ पे हम मौलिक अधिकार, जैसे मूल अधिकार, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको समझाऊंगा। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम बात करते हैं कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार एक ऐसे अधिकार है जो व्यक्तियों के भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। मूल अधिकार एक ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों के भौतिक और नैतिक विकास दोनों के लिए जरूरी होते हैं। नैतिक विकास दोनों के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही साथ ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति को नियंत्रित भी करते हैं। ये मूल अधिकार जो होता है, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित भी करते हैं। ये मौलिक अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास भी नहीं करते, ये विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को भी नियंत्रित करते हैं। यानी कि कार्यपालिका कोई ऐसी आदेश जारी करे या संसद कोई कानून बनाए जो हमारे विरोध में हो, जैसे मूल अधिकार में, तो उसको क्या करते हैं कि ये मौलिक अधिकार वहाँ पे हमें संरक्षण प्राप्त करते हैं। और देखिए कि मौलिक अधिकार, आइए फंडामेंटल राइट्स के जो बेसिक बात है उसको मैं यहाँ समझाऊंगा, आप समझिए। ये सब लिखूंगा मैं तो इसमें ज़्यादा समय जाएगा, इसीलिए मैं कुछ चीज़ें लिखा हूँ जो समय आपको बचा सके। अब संवैधानिक प्रावधान क्या होता है, देखिए मौलिक अधिकार के किस भाग में रखा गया है। देखिए मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 12 से लेकर 35 में किया गया, जो कि पिछली क्लास में प्रारंभ में 26 जनवरी 1900 देखिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को देखते हैं। मौलिक अधिकार को आप जानते हैं कि भाग 3 में रखा गया है। भाग 3 में रखा गया, इसमें 12 से लेकर 35 है। इसका उल्लेख जो है मौलिक अधिकार को 12 से लेकर 35 तक है। प्रारंभ में 26 1949 को भारतीय संविधान को, यहाँ पे भारत संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज के डेट में 6 अधिकार है हम लोग के पास। 7 से पहले 7 थे, अब 6 हो गए। लेकिन ये कैसे हुआ, जिससे संविधान के संशोधन किया गया, जो कि उसमें एक था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को वहाँ पे हटा दिया गया। 44वां संविधान 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा के, मौलिक अधिकार से हटा के, इसे संपत्ति के अधिकार के कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया। ये अधिकार बना दिया गया और इसी संपत्ति के अधिकार को विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। और दूसरी तरफ ध्यान रखिएगा कि इसे किस भाग में ट्रांसफर कर दिया गया, इसे भाग 12 में रख दिया गया। किस आर्टिकल में रख दिया गया, इसे आर्टिकल 300 क में रख दिया गया। अगर ये एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संपत्ति के अधिकार पहले कहाँ रखा गया था, पहले ये भाग 3 का हिस्सा था। जब ये मौलिक हिस्सा था तो इसे आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास F में और अनुच्छेद 31 में रखा गया था। अब पहले, लेकिन अब ये कहाँ चला गया है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा 8 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी या विधिक अधिकार में रख दिया गया और अनुच्छेद 300 क में भाग 12 में रखा गया है। इसलिए यहाँ पे देखिए, कई बार आप लोग सवाल पूछते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तब कैसा था। संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार था तो तब कैसा, अब अगर कानूनी अधिकार हो गया तो पहले मौलिक अधिकार तो कैसा था, तो भाग 3 में जब ये शामिल था तो कैसा था। क्योंकि जब भाग 3 में था तो न्यायालय द्वारा इसे गारंटी मिलती थी, संरक्षित रहा। अगर ये विधेयक या कानूनी बन गया है जब, अब तो इसे न्यायालय द्वारा संरक्षण नहीं प्राप्त है। मूल अधिकार जो होते हैं आप देखेंगे कई प्रकृति के, लेकिन ज़्यादातर बुकों में नकारात्मक है, लेकिन कुछ किताबों में लिखा गया है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हैं। मौलिक अधिकार जो नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकार के हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के हैं। कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक क्या होता है, इसमें मतलब क्या, मौलिक अधिकार जो नकारात्मक और सकारात्मक कैसे है दोनों। तो इसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार नकारात्मक कैसे हो गया। नकारात्मक करने से तात्पर्य हो गया कि मौलिक अधिकार जो भी हमें दिए गए हैं, जिन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत राज्य को कुछ करने से मना किया गया है,
उनकी प्रकृति नकारात्मक मानी जाती है। जिन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत राज्य को कुछ करने के लिए कहा गया है उनकी प्रकृति सकारात्मक मानी जाती है। लेकिन भाग 3 के अंतर्गत जितने भी अधिकार हैं, ज़्यादातर प्रावधानों में कुछ राज्य को कुछ करने से मना किया गया। जैसे अनुच्छेद 15 में राज्य सार्वजनिक स्थलों पे भेदभाव नहीं कराने, अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में, 18 में उपाधियों के लिए राज्य, और 23 में, 24 में, अनुच्छेद 24 में ये सब चीज़ें हैं। लेकिन कहीं पर ये भी कहा गया है कि राज्य ये करेगा। जैसे 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराएगा। जैसे कि तो यहाँ पे राज्य को कुछ करने के लिए कहा गया है तो उसे सकारात्मक कहा जाएगा। जहाँ राज्य को कुछ करने से मना किया गया है उसकी प्रकृति निषेधमूलक है या नकारात्मक, उसे मौलिक अधिकार के प्रति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। अब एग्जामिनेशन में जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि नकारात्मक और सकारात्मक में से किसी एक को चुनना है तो आप वहाँ नकारात्मक ही चुनिएगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रकृति है नकारात्मक है मौलिक अधिकार में। तो आप इसको क्या करते हैं कि इस चीज़ों को समझ सकते हैं, ये प्रवर्तनीय है, ये प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय, वाद योग्य है और साथ ही साथ न्यायोचित है। मौलिक अधिकार जो है न्यायोचित है और वाद योग्य है, सीधा सहयोग है। मौलिक अधिकार को न्यायालय गारंटी देता है, लागू कराएगा। न्यायालय किस आर्टिकल के तहत इसे लागू करेगा? फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय लागू करवाएगा, ये इसकी सुरक्षा देगा। केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट भी देगा और हाई कोर्ट भी देगा, दोनों। सुप्रीम कोर्ट देगा अनुच्छेद 32 के तहत देगा, और हाई कोर्ट देगा अनुच्छेद 226 के तहत। ये यानी कि ये कहना चाह रहा हूं मैं कि मौलिक अधिकार की सुरक्षा न केवल सुप्रीम कोर्ट देता है और बल्कि हाई कोर्ट भी इसकी सुरक्षा देता है, इसलिए इसे प्रवर्तनीय कहा जा सकता है। इंग्लिश में इनफोर्सिएबल और जस्टिफिएबल। इस बार आप देखिए, एक बार लिंक को शेयर करिए कि आप क्या कहते हैं कि इससे सभी लोग जुड़े और क्लास को अच्छे से समझें। मौलिक अधिकारों की देखिए कुछ विशेषताएं हैं, ये अच्छे क्वेश्चनों की पॉइंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है। पहली विशेषता है संविधान द्वारा प्रदत्त एवं संरक्षित, संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। न्यायपालिका इसकी संरक्षण, देखिए साथ साथ कार्यपालिका और विधायिका दोनों संरक्षण प्राप्त है। बच्चे इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कार्यपालिका विधायिका दोनों से कैसे है। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध, फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध न तो कार्यपालिका न कोई आदेश जारी कर सकती है, न ही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध संसद कोई ऐसा कानून बना सकती है। यहाँ पे विधायिका मतलब केवल संसद से नहीं है, दोनों से है। संसद जैसे संसद भी बनाएगी कानून और राज्य विधानमंडल भी कानून बनेंगे। ना ही राज्य विधानमंडल, ना ही संसद और ना ही राज्य विधानमंडल, दोनों कानून ऐसा नहीं, इसके विरुद्ध नहीं बना सकते, इसीलिए संरक्षण प्राप्त है कार्यपालिका विधायिका। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है तथा इस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जाता है। यहाँ पे 3 बातें ध्यान रखना है, लेकिन ये असीमित नहीं है, ये असीमित नहीं है। बी कंसंट्रेट, बी सीरियस, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूट्यूब पे आपको फ्री क्लास मिल रही है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चे उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। आप देखिए निःशुल्क क्लास है तो सोचेंगे कि ऐसी सीरियस क्लास है नहीं। आप यही 50-60 हज़ार की फीस देके किसी क्लास में बैठेंगे तो वहाँ पे 100% कंसंट्रेशन के साथ आप बैठेंगे, वहाँ सब चुकता करने के चक्कर में। लेकिन आपको यूट्यूब पर निःशुल्क मिल रहा है तो आपको लोग लग रहा होगा कि आप ही एहसान कर रहे हैं हमारे पे ये क्लास देख के। लेकिन जिस तरीके से आप वहाँ पैसे देकर कर रहे हैं वैसे यहाँ पे भी आप समझिए और आपका इससे फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे 3 बातें हैं, आप ध्यान दीजिए और गंभीरता से इस चीज़ों को पढ़िएगा कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, मतलब वाद योग्य है तथा इस पर युक्त प्रतिबंध लगाएंगे। 3 कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, 3 सवाल आएंगे। असीमित नहीं है मतलब कि मौलिक अधिकार जो मिले हैं अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। मौलिक अधिकार जो है लिमिटेड है, यानी कि मूल अधिकार सीमित है, हमको असीमित नहीं है। ये कॉन्सेप्ट एकदम समझिएगा। असीमित नहीं होने का मतलब है जो मौलिक अधिकार आपको दिया गया है आप इसका मनमाना प्रयोग नहीं किया सकते हैं। इन फंडामेंटल राइट्स का आप मनमाना प्रयोग नहीं कर सकते हैं। राज्य इस पर युक्त निर्बंधन लगा सकता है, युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। युक्त प्रतिबंध मतलब राज्य इस पर सीमाएं लगा सकता है। यानी कि जो आपको मूल अधिकार दिए गए हैं वो असीमित नहीं है। आप किसी मूल अधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से कर रहे हैं जो देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध हो, किसी की मानहानि के विरुद्ध हो, तब उस पर संसद कानून बनाकर आपके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है।
मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। ठीक, ये असीमित नहीं है, इसमें युक्तियुक्त निर्बंधन का ये असीमित नहीं है, लेकिन ये परिवर्तनीय है, लेकिन इसको न्यायालय सुरक्षा देंगे। लेकिन आप इस पर मनमाना प्रयोग करेंगे, कानून व्यवस्था का प्रभावित करेंगे, तो देश की संप्रभुता को प्रभावित करेंगे, तो किसी दूसरे के मूल मौलिक अधिकारों को सीमित करेंगे, तो राज्य क्या करते हैं, इस पे सीमाएं लगा सकते हैं। अब देखिए, उल्लंघन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। इसमें देखिए आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट 226 के तहत जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, 80-32 के तहत आप जा सकते हैं। देखिए, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकृति मैंने समझाया। कुछ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। नोट करिए, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारतीय प्लस विदेशी यानी कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। जैसे कि आर्टिकल 14, 20, 21, 21 का 22, 23, 24, 25 से लेके 28 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। लेकिन 15, 16, 19, 29 ये भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। और देखिए, संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन भी संभव है। देखिए, मूल अधिकार जो होते हैं स्थायी नहीं है, जो है स्थायी नहीं है। इसमें क्या कहते हैं, संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। मूल अधिकार, ये सब विशेषताएं हैं। मूल अधिकार स्थायी नहीं है, यानी कि इसमें संविधान संशोधन करके इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ मूल अधिकार स्थायी नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे निलंबित भी किया जा सकता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को, आर्टिकल राइट्स को निलंबित भी किया जा सकता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को हम लोग निलंबित कर सकते हैं। जैसे अब देखेंगे कि निलंबन आप कहाँ दिया गया, कि इसका निलंबन जो है आर्टिकल 358, 359 ये 8 और 359 में, जब देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो, आर्टिकल 19 जो स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः सस्पेंड हो। लेकिन इसका आधार क्या होना चाहिए, युद्ध या बाह्य आक्रमण, ये तभी निलंबित होगा। आर्टिकल 19 के इसका आधार जो होगा युद्ध या बाह्य आक्रमण हो, और सशस्त्र विद्रोह अगर होगा तब ये निलंबित नहीं होगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आप राष्ट्रीय आपात लगा रहे हैं तो आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित नहीं होगा। अगर अब देखिए, आर्टिकल 359 कहता है कि 359 ये कहता है, यदि राष्ट्रपति चाहे, प्रेसिडेंट चाहे, राष्ट्रीय आपात के समय 20 भारत के राष्ट्रपति के पास पावर है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। राष्ट्रीय आपात ये 359 में राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 20 और 21 की प्रकृति स्थायी है, ये स्थायी है, ये कभी भी निलंबित नहीं होगी। ये व्यवस्था मूल संविधान में थी या बाद में जोड़ा गया। इस व्यवस्था को मूल 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया, 1978 द्वारा जोड़ा गया, ये ध्यान रखिएगा। वहीं जो ये कहा गया कि आर्टिकल 19 तभी निलंबित होगा, राष्ट्रीय आपात का आधार जो होगा युद्ध या बाह्य आक्रमण होगा, ये भी मूल संविधान में नहीं थी ये व्यवस्था। इसको भी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया है। यानी मौलिक अधिकार का निलंबन हो सकता है युद्ध या बाह्य आक्रमण का। अगर कभी स्टेटमेंट आ जाए कि मौलिक अधिकारों का निलंबन अस्थायी है, देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन भी अस्थायी है, अस्थायी है। क्योंकि मतलब आप लोग यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब इसका होता है न कि मूल अधिकार स्थायी है, न कि मौलिक अधिकारों का भी मूल अधिकारों को भी निलंबन किया जा सकता है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए नहीं, इसीलिए ये अस्थायी है। मूल अधिकार को सस्पेंशन हो सकता है लेकिन हमेशा हमेशा के लिए नहीं, केवल तब होगा जब देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो, जिसकी चर्चा 358, 359 में किया गया। ये मूल अधिकार की विशेषताएं थी। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप लोग समझे होंगे इसको। अगर इसमें जो भी आपको समस्या आएगी तो अगली क्लास में मैं आपसे डिस्कस करके बताऊंगा।
कि मौलिक अधिकार, अब यहाँ पे मैंने मूल अधिकार को बेसिक चीज़ें जो थी बता दी, और यहाँ से आप समझ गए और इसकी विशेषता बता दी। अब जितने भी मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, 12 से लेकर 35, और फिर उसमें जो एक-एक चीज़ें हैं वो मैं आपको एक-एक अधिकार को, मौलिक अधिकार को पूरा बताते हुए चलूँगा, जहाँ से क्वेश्चन पीसेस और आर में फँसेंगे क्वेश्चन। तो ये इस क्लास में बनने के लिए, अभी हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को आप लोग शेयर करेंगे, जिससे बच्चे जुड़ेंगे, उन्हें ये पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और सभी को कहीं न कहीं ये सहायता ज़रूर करेगा। थैंक यू दोस्तों।